गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज चर्चा करेंगे हम भारत चीन संबंधों पर। अगर भारत चीन संबंधों का इतिहास देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और चीन के जो संबंध है वो अविश्वास और अमैत्रीपूर्ण रहे हैं। इन दोनों की कहानी अविश्वास पर ही लिखी गई। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम भारत की 1947 से पूर्व और चाइना की 1949 से पूर्व इन दोनों समय की स्थिति का आकलन करें तो भारत और चीन दोनों के संबंध बड़े मित्रतापूर्ण रहे हैं। भारत की आजादी या चीन में साम्यवादी क्रांति से पूर्व दोनों के घनिष्ठ संबंध, व्यापारिक संबंध और राष्ट्रीय वैदेशिक संबंध रहे। लेकिन 1947 में भारत की आजादी और 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति, और जैसा कि साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन की जो सोच है, चीन की जो नीति है, चीन की जो आधारशिला है साम्राज्यवादी विस्तारवादी, उसने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ी चाल के रूप में भारत के ऊपर आक्रमण किया। और हम ये जानते हैं कि 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण करके भारत को एक तरफा पराजित करके ये साबित करने का प्रयास किया कि एशिया में अगर कोई महाशक्ति है तो वो चाइना है। आज हम इसी भारत चीन संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम उस समय से बात करेंगे जिस समय से चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और आज तक भारत और चीन के बीच में जो भी उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे हैं, जो भी घटनाक्रम आए हैं, हम उन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा मेरा एक और वीडियो आएगा, वो पीपीटी के रूप में आएगा। उसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अभी पिछले दिनों कुछ विवाद उत्पन्न हुआ भारत और चीन के बीच में, जैसे डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ, फिंगर फोर का विवाद उत्पन्न हुआ, उनके ऊपर मैं पीपीटी के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से अच्छी तरह से समझाने का और प्रयास करूंगा। आज हम थ्योरेटिकली इस संबंध में चर्चा करेंगे। जहां तक भारत और चीन की नीति का संबंध है, हम ये देखेंगे कि भारत की चीन नीति का जो आधार है वो क्या है। पहला, दोनों के बीच में प्राचीन काल से लेकर के आज तक, प्राचीन काल से लेकर के जब तक चीन में साम्यवादी क्रांति नहीं हो जाती तब तक दोनों के घनिष्ठ संबंध रहे। मैं अभी जैसे बता चुका हूं कि दोनों के बीच में काफी बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध रहे। जब भारत के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तब इस अंग्रेजी शासन के माध्यम से अंग्रेजों ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, विशेष रूप से चाय का व्यापार। भारत के माध्यम से अंग्रेज चीन से चाय खरीदते थे और बदले में चीनियों को अफीम दिया करते थे, यानी अफीम का व्यापार हुआ करता था। और इसके कारण से भारत और चीन के संबंध बड़े ही मधुर रहे 1949 की साम्यवादी क्रांति से पूर्व। जो राष्ट्रवादी चीन हुआ करता था 1949 से पूर्व, उसके जो मुखिया हुआ करते थे चियांग काई शेक, उसके और भारत में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके संबंध तो बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ माने जाते रहे। और यहां तक कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रवादी चीन को स्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता का त्याग किया था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता की बात आई थी, भारत को एक प्रस्ताव दिया गया था कि वो स्थायी सदस्य बने, लेकिन भारत ने चीन के पक्ष में, क्योंकि चियांग काई शेक के साथ भारत के संबंध थे, उसके पक्ष में अपनी सदस्यता का त्याग करते हुए ये कहा कि राष्ट्रवादी चीन को उसका स्थान दे दिया था। इसका मतलब है कि भारत और चीन के जो प्राचीन काल में जो संबंध रहे हैं वो काफी घनिष्ठ रहे हैं। और यही मानकर चला गया, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यही मानकर चला कि अतीत में हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे और भविष्य में भी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। भारतीय नेताओं को, भारतीय कर्ता धर्ताओं को, भारतीय विदेश नीति निर्माताओं को, और हम यूं कहेंगे कि भारत के मुखियाओं को ये आकलन नहीं था, ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में चीन की सोच
चीन की नीति क्या रहने वाली है। वो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का परिचालन करने वाला है और भारत के सामने समस्याएं खड़ी करने वाला है। उन्होंने अतीत को देखा और अतीत के आधार पर भविष्य के आकलन की कोशिश उन्होंने की थी। दूसरी है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। दोनों ही राष्ट्रों ने, चाहे भारत हो चाहे चाइना हो, दोनों ही राष्ट्रों ने स्वतंत्रता के लिए कड़ा संघर्ष किया है, वो भी पाश्चात्य देशों से। भारत जो लगभग 200 से 250 साल तक ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा, ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के लिए भारत ने ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश प्रशासन से कड़ा संघर्ष किया। हमारे यहाँ हम ये जानते हैं कि काफी लंबा स्वतंत्रता आंदोलन चला था। 1857 की क्रांति हुई थी। गांधी के नेतृत्व में हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और यही कहानी चाइना की भी है, चीन की भी है। उसने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए पाश्चात्य देशों से संघर्ष किया। भले ही 1949 से पहले चीन में राष्ट्रवादी सरकार थी, चांग काई शेक की सरकार थी, लेकिन वो वास्तव में पश्चिमी पिछलग्गू सरकार थी और उसके कारण से हम यूं ही कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से पश्चिमी या पाश्चात्य देशों के अधीन था। और इसी की तीव्र प्रतिक्रिया 1949 में चीन में हुई, जहां साम्यवादी क्रांति का जन्म हुआ। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं की सोच ये थी कि दोनों ही राष्ट्रों ने, यानी कि भारत ने और चीन ने, पाश्चात्य देशों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और ये दोनों की एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना रहेगी। इसलिए आगे आने वाले समय में भी दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे। तीसरा, पूर्व में कभी आक्रमण नहीं। यह सच है कि भारत और चीन के बीच में पहले कभी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। कभी भी न तो भारत ने चीन के ऊपर आक्रमण किया, न ही चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। परिणाम यह रहा कि उनकी सोच ही बन गई कि जब पूर्व में आक्रमण नहीं किया तो भविष्य में भी आक्रमण नहीं होगा। और एक और सोच ये थी कि अगर चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करना भी चाहेगा तो हिमालय की चोटियां उसको ऐसा करने नहीं देगी। यानी कि भारत और चीन के बीच में विशाल हिमालय खड़ा था और यही सोच थी कि हिमालय के कारण से चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। और इसी सोच के साथ भारतीय नीति निर्माता चीन के साथ संबंधों के कारण से आगे बढ़े थे। सोच यही थी कि पूर्व में कभी चीन ने आक्रमण नहीं किया और भविष्य में भी कभी आक्रमण नहीं करेगा। भारत चीन मैत्री गुट निरपेक्षता का आधार। जवाहरलाल नेहरू की यह सोच थी कि जो गुट निरपेक्षता की आधारशिला रखी जा रही है, गुट निरपेक्षता का जो विचार उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण से भारत और चीन की मैत्री इस गुट निरपेक्षता की आधारशिला बनेगी। हमें याद रखना चाहिए कि 1955 में जो बांडुंग में शिखर अफ्रीकी देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें चीन भी मौजूद था और चीन गुट निरपेक्ष देशों के साथ सहानुभूति रखता था। इसके पीछे कारण यह भी था कि गुट निरपेक्ष देश बहुत गरीब देश थे, बहुत कमजोर देश थे और जहां पर गरीबी ज्यादा होती है वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था या साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और इसी सोच के साथ चीनी नेताओं की सहानुभूति गुट निरपेक्षता के साथ थी और नेहरू की सोच ये थी कि चीन चूंकि गुट निरपेक्षता के साथ है, गुट निरपेक्ष देशों के साथ है, उसकी सहानुभूति उनके साथ है, इसलिए सहानुभूति के कारण से कभी भी चीन धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी के कारण से दोनों ही देश या दोनों ही नीति निर्माता इस कदम में और बढ़ रहे थे। हालांकि चीन की सोच में अंदर ही अंदर बड़ा अंतर था, लेकिन भारत की सोच इस प्रकार की नहीं थी। खैर, भारत और चीन जो है वो ये जो गुट निरपेक्ष है इसको अपनी मित्रता की आधारशिला मानते थे। भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयां, भले ही कुछ भी परिस्थिति आ जाए, भले ही दोनों की सोच ऐसा लग रहा था कि काफी मिलती जुलती है, लेकिन वास्तविकता ये कि दोनों की मित्रता कभी हो नहीं सकती थी। इसके पीछे कई कारण थे कि दोनों की मित्रता के बारे में कई ऐसी चीजें थी जो कठिनाई के रूप में या रोड़े के रूप में उभरी थी। वो कौन कौन सी कठिनाइयां थी जिसके कारण से भारत और चीन कभी मित्र नहीं बन सके और न भविष्य में बन पाएंगे। पहला कारण है भिन्न व्यवस्थाएं। अगर देखा जाए तो दोनों ही देशों की सारी व्यवस्था ही भिन्न है, सब कुछ सिस्टम अलग है। चाहे हम आर्थिक ढांचे की बात करें, चाहे राजनीतिक ढांचे की बात करें, चाहे सामाजिक ढांचे की बात करें, चाहे विचारधारा की बात करें, कहीं पर भी अगर दृष्टिपात करें तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों की संपूर्ण व्यवस्थाएं भी हैं। जहां पर चीन आर्थिक दृष्टि से साम्यवादी विचारधारा
को मानता है, उसका परिचालन करता है, वहीं भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला या समाजवादी सोच वाला राज्य। जहां तक बात राजनीतिक ढांचे की है, चीन में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है, जिसे हम तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन भारत में पूरी तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और कहीं पर भी वो लोकतंत्र से जरा सा भी अडिग नहीं होता। जहां तक बात सामाजिक व्यवस्था की है, हमारा ढांचा एकदम से अलग है। यहाँ पर धर्म और जाति का इस प्रकार का एक जंजाल है, वो चीन में बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे खास बात ये कि हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वो साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, तानाशाही है। जब व्यवस्थाएं भिन्न है तो दोनों की मित्रता कैसे एक हो सकती है। दूसरा, नीति की भिन्नता। अभी जैसे मैंने कहा कि भारत पूर्णतया लोकतांत्रिक देश है। भारत की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर जोर देने वाली नीति है। भारत की नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है और भारत की नीति जियो और जीने दो की नीति है। लेकिन चीन तो इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। हम ये जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाइना ने पंचशील सिद्धांतों और हिंद चीन भाई भाई के नारे के पीछे भारत की पीठ में छुरा घूम पाया। यानी कि चीन का इन नीतियों से कोई सरोकार नहीं है। भले वो पंचशील की बात अवश्य करता हो, भले उसने पंचशील का नारा दिया हो, भले उसने हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया हो, लेकिन वो पंचशील के सिद्धांतों पर चलने वाला कतई नहीं है। वो तो साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है। और जैसे कि चीनी नेता कहते हैं कि चीन एक महाशक्ति है और उसको महाशक्ति के जैसे दिखना भी चाहिए। चीनी नेता ये भी कहते हैं कि जो भूभाग कभी चीन के भाग हुआ करते थे, जो आज अलग हो गए, उनको वापस चीनी साम्राज्य में शामिल करना है। यानी कि वो कोरिया पर भी नजर रखता है, कंपूचिया पर भी नजर रखता है, मंगोलिया पर भी नजर रखता है, यहाँ तक कि जापान के भूभागों पर भी वो अपनी नजर रखता है और उनको फिर से अपने भूभाग में शामिल करना चाहता है। इसलिए एक बड़ी समस्या है दोनों के बीच में, नीति की भिन्नता है। भारत की नीति अलग है, चीन की नीति अलग है और नीति अलग होने के कारण से दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। तीसरी, भारत चीन का प्रतिद्वंदी होना। ये बात जाहिर है कि यदि हम एशिया की बात करें तो आज एशिया में दो ही शक्तियां हैं, एक चाइना है और दूसरा भारत है। और इस नीति के कारण से कि हम जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने अपने आप को काबिज किया है, स्थापित किया है, हम विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले समय में हम विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। हमने नए नए मुकाम हासिल किए और अपनी प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर कायम किया है। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय जगत के कार्य में हमारी बढ़ चढ़कर भागीदारी रही है, सक्रियता रही है। और यही बातें चीन की आंख की किरकिरी बनी हुई है, यही बातें चीन को खटकती। वो कतई नहीं चाहता कि भारत एशिया में उससे आगे बढ़े या एशिया की शक्ति बने। वो यही दिखाना चाहता है, यही बतलाना चाहता है। और 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण करके उसने यही साबित करने की कोशिश की कि एशिया की अगर कोई शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है, भारत नहीं। इसलिए एक बड़ी समस्या जो थी दोनों के बीच में कि एशिया में नंबर 1 बनने की होड़ थी और इस होड़ में चीन अपने आप को सर्वा साबित करना चाहता है और इसी कारण से दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो भारत और चीन को मित्र बनने से रोकती। अगला बिंदु है भारत चीन संबंधों का इतिहास। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक भारत और चीन के संबंध किस स्तर के रहे। सबसे पहले भारत चीन संबंध प्रमोद काल। हम प्रमोद काल उस काल को कहते हैं जब भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत हुई थी। इधर भारत 1947 में स्वतंत्र होता है, उधर चाइना 1949 में साम्यवादी बनता है, यानी साम्यवादी क्रांति होती है। 1949 से लेकर के 1949 से लेकर के 1957 तक का जो ये टाइम पीरियड है, लगभग 7-8 साल का जो समय, इस समय को हम प्रमोद काल कहते हैं। इस समय हमारे और चीन के बीच में किसी भी प्रकार के कोई टकराव, कोई तनाव के कोई भी
किसी भी प्रकार के बिंदु पर सामने नहीं आए थे और दोनों ने हर जगह हर स्तर पर एक दूसरे का समर्थन किया। ये जो 1949 से 1957 का जो काल है, जिसको प्रमोद काल कहा जाता है, इसकी जो मोटी मोटी मुख्य बातें उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। पहली, चीनी सरकार को मान्यता। 1949 में जैसे ही साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, जैसे ही साम्यवादी क्रांति होती है, एक बड़ी समस्या प्रकट हुई चीन को मान्यता देने की। हमें ये याद रखना चाहिए कि 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। शीत युद्ध दो विचारधाराओं का टकराव था, एक तरफ पूंजीवादी थी और एक तरफ साम्यवादी थी। और जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय शीत युद्ध की राजनीति में अमेरिकी गुट या पाश्चात्य देश पूरी तरह से साम्यवाद के खिलाफ थे। उन्होंने तो सोवियत संघ को मान्यता देने में भी बहुत समय लगा दिया था। तो 1949 में जब चीन साम्यवादी बन गया तो सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हुआ कि इस चीन को मान्यता देनी है या नहीं। पाश्चात्य देशों ने मान्यता प्रदान नहीं की। चीन में 1949 में, अक्टूबर 1949 में क्रांति होती है और तुरंत भारत उसको मान्यता प्रदान कर देता है, जबकि अमेरिका और पूरे पश्चिमी देश चीन की साम्यवादी सरकार को स्वीकार नहीं करते। वो राष्ट्रवादी सरकार जो चांग काई शेक के नेतृत्व में थी, वो राष्ट्रवादी सरकार जो चीन से भागकर फार्मोसा यानी ताइवान चली गई थी, उसी राष्ट्रवादी सरकार को ही पश्चिमी देश चीन मानते रहे और उसी को मान्यता देते रहे। 1971 तक, 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है और 1971 तक पश्चिमी देशों ने साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी, यानी कि लगभग 22 साल लगा दिए उसको मान्यता देने में। और यहां पर भारत ने इतनी फूर्ति दिखाई कि जैसे क्रांति होती है 1949 में, 1950 में भारत ने चीन को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। इसलिए देखा गया कि दोनों के संबंध अच्छे रूप में शुरू हुए। चीन में क्रांति होना, भारत उसको तुरंत उसको मान्यता प्रदान करना, दोनों के करीब आने का एक संकेत नजर आया। दूसरा, कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन। जब कोरिया युद्ध चल रहा था तो अमेरिका कोरिया का पक्ष ले रहा था और इस परिस्थिति में भी भारत ने अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए भी कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन किया। हालांकि पूरा विश्व जानता है कि यहाँ पर चीन गलत था, लेकिन फिर भारत ने यह साबित करने की कोशिश की कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं, यानी मित्रता प्रदर्शित करने की कोशिश की, चीन के करीब आने की कोशिश की, चीन को करीब लाने की कोशिश की, हर बात पर समर्थन के जरिए चीन का विश्वास हासिल करने की कोशिश की थी। तो एक जब 1949 के पश्चात जब चीनी और कोरिया युद्ध होता है तो उस समय हमने कोरिया का समर्थन नहीं करके चीन का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता, अभी जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या आई थी चीन को मान्यता देने की, और एक समस्या आई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के उत्तराधिकारी को स्थान देने की। पूरा पश्चिमी गुट, समस्त पश्चिमी देश राष्ट्रवादी चीन जो कि फार्मोसा यानी ताइवान में शरण लिए हुए था, उसी को वास्तविक चीन मानते रहे, उसी को मान्यता देते रहे और 1971 तक यही राष्ट्रवादी चीन जो था, तो 1971 तक जो राष्ट्रवादी चीन था वही वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधि था। और 1971 में जब पश्चिमी गुट की नीति में, उसकी सोच में उस बुनियादी परिवर्तन आया, तब जाकर आखिरकार साम्यवादी चीन को 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सीट थी वो भी साम्यवादी चीन को प्रदान की गई। और इस संपूर्ण घटना चक्र में 1949 से लेकर के 1971 तक, जब तक कि साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन गया, तब तक भारत ने अथक प्रयास किए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को उसका यथोचित स्थान मिल सके। नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिले, बल्कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है वो राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर साम्यवादी चीन बने। इसके पश्चात आया चीन का तिब्बत में प्रभुत्व। हालांकि जब अंग्रेज 1947 में भारत से गए थे, तब तिब्बत के बारे में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। हम ये आगे के बिंदु में बात करेंगे। इन अधिकारों के कारण से या इन अधिकारों के मार्फत एक प्रकार से तिब्बत जो था
भारत का संरक्षित राज्य या हम कहेंगे एक प्रकार का उपनिवेश बन गया था। उसके बारे में संपूर्ण अधिकार भारत सरकार के ही पास थे। लेकिन 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर आए, तब दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत भारत ने 1954 में अपने संपूर्ण अधिकार जो तिब्बत के संबंध में उसको प्राप्त है वो त्याग दिए और तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया। ये भारत की बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल भी साबित हुई। वो विशाल हिमालय जो चीन और भारत के बीच में एक दीवार बना हुआ था, तिब्बत को चीन को सौंपकर भारत ने वो गलती कर दी और अब सीधी सीमाएं दोनों देशों की यानी चीन की और भारत की मिलने लगी और चीन का भारत के ऊपर आक्रमण एकदम सुलभ हो गया। ये हमने एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाने की कोशिश की थी। नेहरू कुछ आदर्शवादी सोच रखते थे और इसी के कारण से उन्होंने आखिरकार तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार कर लिया और मित्रता के नाम पर या मित्रता को आगे बढ़ाने के नाम पर हमने तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। ये हमारी एक मित्रता की तरफ बढ़ते हुए कदम का या बढ़ाते हुए हाथ का प्रतीक था। जहां तक बात गोवा के संबंध में है, हम ये जानते हैं कि 1961 तक गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था। 1961 में भारत ने पुर्तगाल के इस उपनिवेश यानी कि गोवा के ऊपर एक विशेष कार्यवाही की, पुलिस कार्रवाई, और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया। जब पुर्तगाल के इस उपनिवेश यानी गोवा पर भारत की पुलिस कार्रवाई हुई थी, उस समय ब्रिटेन जैसे पश्चिमी राष्ट्र इन्होंने भारत का विरोध किया था, लेकिन इस संबंध में इस समय चीन ने भारत का समर्थन किया था। तो ये जो घटनाक्रम 1949 से लेकर के 1957 के बीच में हुआ, इसको हम भारत चीन संबंधों के इतिहास में प्रमोद काल के नाम से जानते। यानी कि इस समय संबंध आगे बढ़ रहे थे, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कहीं पर भी कोई मनमुटाव जैसी भावनाएं नहीं देखेगी और इसी कारण भारत ने कुछ ज्यादा ही आदर्शवादिता अपनाते हुए तिब्बत को चीन को सौंप दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत चीन संबंध टकराव एवं तनाव काल। 1957 से 1978 तक का जो काल है भारत चीन संबंधों के इतिहास में, वो टकराव एवं तनाव का काल कहा जाता है, इसलिए कि इस समय कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे, इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके कारण से दोनों के संबंध बिगड़ते ही चले गए। संबंधों में बिगाड़ जहां से आता है उसकी शुरुआत होती है तिब्बत समस्या से। इनके बीच में उस समय सबसे बड़ी उभरी हुई समस्या थी तिब्बत। हालांकि 1954 में जब चाउ एन लाई भारत आए थे, हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया गया था, उस समय हमने तिब्बत को चीन को सौंप दिया। ये हमारी गलती थी। 1954 में जब तिब्बत चीन के अधिकार में चला गया या तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया, उसी समय तिब्बत में दलाई लामा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब ये विद्रोह बढ़ने लगा, तब चीनी सरकार ने अत्याचार करते हुए इस विद्रोह को दबाने की भरसक कोशिशें की थी और यहीं से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले जानते हैं तिब्बत समस्या के बारे में। भारत को ब्रिटेन से तिब्बत के मामले में कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे। जब ब्रिटेन भारत से 1947 में गया था, तब जो तिब्बत है वो ब्रिटेन का अंग हुआ करता था, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था या तिब्बत के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था और जाते जाते उसने ये सारे अधिकार भारत को सौंप कर चले गए थे। उस समय ब्रिटेन से ही हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे। सबसे पहला था लासा, जो तिब्बत की राजधानी है। लासा में भारतीय राजनीतिक एजेंट रखना, यानी कि भारत अपना एक राजनीतिक एजेंट रखेगा लासा, जो तिब्बत की राजधानी है, ताकि तिब्बत के ऊपर अपना नियंत्रण रखा जा सके और तिब्बत की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। दूसरा अधिकार हमें मिला ग्यात्से, गंगटोक और यातुंग। ये तीन बड़ी सिटीज थी तिब्बत में, उनके मामले में व्यापारिक एजेंसियां रखने का, कि भारत यहां पर अपनी व्यापारिक एजेंसियां रख सकता था। लासा में तो राजनीतिक एजेंट रखेगा और बाकी इन तीन जगह वो व्यापारिक एजेंट
रख सकता था। इसके अलावा यहाँ पर डाकतार के दफ्तर भी रख सकता था, यानी डाकतार के ऑफिस भी वो यहाँ पर रख सकता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिला था कि ये संपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए वो एक छोटा सैनिक दस्ता भी रख सकता था। एक प्रकार से सेना रखने का अधिकार भी भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुआ था। और ये 4 हमें अधिकार विरासत में प्राप्त हुए थे ब्रिटेन से तिब्बत के मामले में। जब 1954 में हमने तिब्बत को चीन को सौंप दिया, तब दलाई लामा के नेतृत्व में चीन में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह इतना बढ़ गया कि 31 मार्च 1959 को दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ भारत में प्रवेश कर गए। दलाई लामा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आए और भारत में इनको तत्कालीन समय में मसूरी में बसा दिया गया था। और आज हम ये जानते हैं कि दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है। तत्कालीन समय में 1959 में इनको मसूरी में बसाया गया था और बाद में धर्मशाला में इन्होंने अपनी निर्वासित सरकार की स्थापना की थी और वो आज भी चल रही है। तो इनके बीच में, भारत और चीन के बीच में जब संबंधों में बिगाड़ आया, तो बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण तिब्बत की समस्या थी और तिब्बत समस्या के कारण से संबंध बिगड़ते चले गए और आज भी वो पटरी पर नहीं आ पाए। तो 1957 से जो हमारा टकराव और तनाव का काल चला था, वो शुरुआत होती है तिब्बत की समस्या से। दूसरी मोटी समस्या थी इनके बीच भारत चीन सीमा विवाद। 1950-51 में जब चीन ने 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और उसके पश्चात 1950-51 में सबसे पहले चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे प्रसारित किए थे और उन नक्शों में भारत के बहुत से भूभागों को चीनी नक्शे में दर्शाया गया था। भारत के बहुत से भूभागों को चीनी नक्शे में दर्शाया गया था और जब भारत सरकार ने इसका विरोध किया, तब चीनी सरकार का ये कहना था कि ये पुराने नक्शे हैं और इनको दुरुस्त करने का, ठीक करने का समय नहीं मिला है और जैसे ही समय मिलेगा इनको ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि भारत को संतुष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से एक और विवाद शुरू हो गया था और वो विवाद था भारत चीन के बीच में सीमा विवाद। और ये सीमा विवाद आज भी जस का तस बना हुआ है। चीन जो है भारत के बहुत से भूभागों पर अपना अधिकार जताता था। अरुणाचल प्रदेश को भी वो दक्षिण तिब्बत के नाम से पुकारता है, यानी कि वो चीन का अंग मानता है। लद्दाख पर उसने अपना अधिकार कर रखा, अक्षय चीन को भी उसने अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये सीमा विवाद इनके बीच में प्रारंभ हो चुके थे। आज हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।